नमस्कार दोस्तों, गिरी मिशन स्टडी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, और हमने 4 पार्ट तक लगभग कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से पढ़ा है। और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हमारी पीछे के वीडियो नहीं देखा है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पहले आप ये सारे पार्ट को देखें, जब ही जा करके आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आएगी। तो दोस्त, आज की इस क्लास में हम पार्ट 5 को लेकर के आए हैं, और हमारी जो प्रकाश के परावर्तन का शेष भाग बच रहा था, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारी अगली टॉपिक जो है वो है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो गाइज, होता क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता में आपको कुछ मुख्य बातें हैं जिनको याद रखना है। जैसे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेंगे तो दर्पण के पीछे बनेंगे। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि सेम साइज का बनेगा, समान आकार का बनेगा। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। और चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये पार्श्विक क्या होता है हम आगे अभी समझेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, और प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पीछे के स्लाइड में आपको बतलाया था, जो आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर आपको याद रखना है, जब प्रतिबिंब आभासी जैसे ही होगा तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। छठा पॉइंट कहता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। और सातवां पॉइंट कहता है, किसी वर्ण को यानी किसी लेटर को दर्पण में देखने पर इसके प्रतिबिंब का पार्श्व व्युत्क्रमण हो जाता है। ये 7 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम जो 7वां पॉइंट है, जो पार्श्व व्युत्क्रमण। ये पार्श्व व्युत्क्रमण क्या होता है इसको समझिए। अगर आप किसी भी लेटर को अगर दर्पण में देखते हैं, यानी समतल दर्पण में देखते हैं, तो ये पार्श्व व्युत्क्रमण आपको दिखाई देगा। जैसे अभी आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, अगर ये समतल दर्पण है, इसको मान ले अगर हम, और ये समतल दर्पण में अगर हम बी को देखें तो ये भी आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अगर इस एन को देखें तो ये एन कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से सी, अगर सी को देखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो कहने की मतलब, जो अगर आप कोई भी लेटर को समतल दर्पण में देखते हैं तो आपको ये ना पार्श्व व्युत्क्रमण के रूप में दिखाई देगा, जैसा कि अभी डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं हम अपनी अगली टॉपिक की। तो गाइज, हम बात करते हैं अगली टॉपिक गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा से शुरुआत करेंगे। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, जैसा आप अभी डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये स्लाइड आप देखिए, इसमें कहता है जो गोलीय दर्पण है, ये इस गोलीय दर्पण का पूरा बीचली हिस्सा जो होता है ये खोखला होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है। अगर इस दर्पण को अगर हम कट करते हैं, कुछ इस प्रकार से अगर कट करते हैं तो उत्तल दर्पण का निर्माण होता है, कुछ इस प्रकार से कट करते हैं तो अवतल दर्पण का निर्माण होता है। और यही जो दर्पण है ना, अवतल और उत्तल आप जो देख पा रहे हैं, ये अवतल और उत्तल एक गोलीय दर्पण का भाग होता है। इसके बीच में एक केंद्र होता है जिसको हम लोग सी से दर्शाते हैं, और ये जो आप अक्ष देख रहे हैं इसको मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। और ऊपरी हिस्सा जिसमें कलई नहीं किया जाता है, अर्थात जिसको रंगा नहीं जाता है, उसको हम लोग परावर्तक सतह के नाम से बोलेंगे। और जिसको हम लोग रंग देते हैं, कलई कर देते हैं, उसको ना हम लोग कलई किया हुआ तल मानेंगे या फिर कलई किया हुआ सतह मानेंगे। ठीक है गाइज। उसके बाद अगर बात करें अवतल दर्पण की, तो ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी लागू होगी। जो कलई किया हुआ भाग है उसको कलई किया गया तल बोलेंगे, और जिसमें कलई नहीं किया गया इसको हम लोग परावर्तक सतह बोलेंगे या परावर्तक तल बोलेंगे। ठीक है, और इसके जो है ना, आप सेंटर से देख पा रहे होंगे एक प्रधान अक्ष है जिसको मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आपने चित्र देख करके समझा जो अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है। ठीक वैसा ही समतल दर्पण भी होती है। समतल दर्पण में जो सतह कलई किया गया उसको कलई तल, और जो सतह पर कलई नहीं किया गया उसको परावर्तक तल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से जो भाग निकले जिसका नाम था आपने जाना अवतल और उत्तल। ठीक है, आइए बारी बारी से हम अवतल और उत्तल की परिभाषा को जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण क्या होता है इसको समझते हैं। तो गाइज,
अवतल दर्पण की परिभाषा हम कुछ ऐसे दे सकते हैं, जो अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे शब्दों में, तो दूसरे शब्दों में आप इसको कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जो अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसकी बाहरी सतह रजतीत होता है। कहने का मतलब है, पीछे का स्लाइड में हमने देखा जो बाहरी सतह क्या होता है, रजतीत होता है, तो वैसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानेंगे। ठीक है, बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा आप कुछ ऐसे देंगे, जो उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसकी भीतरी सतह रजतीत हो। तो आई बात समझ में, उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसकी भीतरी सतह रजतीत हो। तो इस प्रकार हम उत्तल और अवतल दर्पण को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारी अगली टॉपिक का नाम हो जाएगा अवतल दर्पण के उपयोग। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहली पॉइंट हम याद रखेंगे, टॉर्च, सर्च लाइट, गाड़ियों के अग्रदीपों जिसको आप लोग हेडलाइट के नाम से जानते होंगे, में तेज समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने में इनका उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर मैं अगर बात कहूँ तो अवतल दर्पण के उपयोग टॉर्च में होते हैं, सर्च लाइट में होते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट में होते हैं। दूसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो कहता है सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाए जाने के कारण दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी दाढ़ी बनाने के लिए जो हजाम भाई होते हैं ना, ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है, जिस कारण से इसका दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बात करें अगर तीसरे पॉइंट की, तो कहता है दंत चिकित्सक भी दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जितने भी दंत चिकित्सक होते हैं वो दांतों के प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कहता है सौर्य भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो सौर्य भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। और पांचवा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो कहता है परावर्तक दूरबीन में भी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो परावर्तक दूरबीन के रूप में भी अवतल दर्पण के कुल उपयोग होते हैं। इस प्रकार से आप 5 पॉइंट याद रखेंगे। टॉर्च, सर्च लाइट, गाड़ियों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में इसका उपयोग होता है, दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, सौर्य भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग होता है, और परावर्तक दूरबीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं हम उत्तल दर्पण के उपयोग की, तो कहता है स्कूटर, मोटर कार, बस आदि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, जिसको पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। अब मैं इस बात को समझाता हूँ। अगर आप गाड़ी देखे होंगे, स्कूटर, मोटर कार, बस, इसके जो साइड मिरर होते हैं, इस साइड मिरर में जो लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। क्यों लगा होता है समझिए आगे। क्योंकि ये किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, ये जो किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिस कारण से ये लगा होता है साइड मिरर के रूप में। दूसरा बात क्या कहता है, इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी बड़ा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है, और ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, जिस कारण से गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आ गई बात समझ में। तो कुल मिलाकर के इसको हम समझा। चलिए बात करते हैं अगली टॉपिक, दर्पण की प्रकृति पहचान। दर्पण की प्रकृति पहचान में आपको ये बात याद रखना है, कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, जो आपको 3 दर्पण दिए गए हैं। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, उत्तल, अवतल और समतल बिना छुए हुए दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखे होंगे, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है सब पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको 3 दर्पण दिए गए हैं, उत्तल, अवतल और समतल, बिना छुए हुए दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। ठीक वैसे ही क्वेश्चन है, दर्पण की प्रकृति पहचान। समझिए, इसकी पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है, यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा हो तो दर्पण समतल भी हो सकता है, दर्पण अवतल भी हो सकता है, और दर्पण उत्तल भी हो सकता है। अगर किसी भी दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को अगर आप रखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा अगर हो रहा है तो समझिएगा वो अवतल भी है, समतल भी है और उत्तल भी है। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट कहता है, यदि प्रतिबिंब का आकार
वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण समतल होगा। कहने का मतलब जितना बड़ा आपकी वस्तु होगी उतना ही बड़ा अगर आपका प्रतिबिंब बन रहा है तो याद रखिएगा वो दर्पण आपका समतल होगा। बिना छुए हुए अगर पहचान करने की बात होगी तो आपको यहाँ पर भी ये लॉजिक काम करेगा आपका, ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो कहता है यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है तो दर्पण अवतल होगा। यहाँ पर भी बात आपको समझ में आ रही होगी। जो अगर प्रतिबिंब का आकार जो है ना वस्तु के आकार से बड़ा हो रहा है, यानी वस्तु जितना बड़ा है उससे बड़ा प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो दर्पण अवतल होगा। और अगली पॉइंट कहता है यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो रहा है तो प्रतिबिंब तो दर्पण उत्तल होंगे। कहने के मतलब अगर वस्तु का आकार क्या हो रहा है, यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा, यानी वस्तु जो है उससे प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो आपके दर्पण हो जाएंगे उत्तल। तो इस प्रकार हम दर्पण की प्रकृति पहचान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दर्पण की प्रकृति पहचान में एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा। जो अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा है तो दर्पण उत्तल भी हो सकते हैं, अवतल भी हो सकते हैं और समतल भी हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमको पहचानने के लिए अगर कहा जाए तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा अगर प्रतिबिंब बना कर देगा तो समझिए समतल दर्पण है। और जितना बड़ा वस्तु है उससे जो है ना बड़ा बन जाए, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन जाए तो समझिएगा अवतल है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन जाए तो समझिएगा उत्तल है। तो कुल मिलाकर के हमने दर्पण की प्रकृति पहचान को अच्छे प्रकार से समझ लिया है। चलिए बात करते हैं हमारी अगली टॉपिक। तो गाइज हमारी अगली टॉपिक का नाम है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। आप इसको समझिएगा, मैं आपको इसको कॉपी कलम के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो आइए हम समझते हैं इसको। गाइज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक समतल दर्पण लिया है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे डायग्राम में, मैंने यहाँ पर एक समतल दर्पण लिया है। ये रेखा जो आप देख रहे हैं ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो इस समतल दर्पण का मैंने एक नाम दिया M और M डैश। बात को समझिएगा, आपके समझ में पूरी बातें आ जाएंगी। इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। मैंने एक वस्तु को लंबवत खड़ा किया यहाँ पर, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। मैंने एक वस्तु को लंबवत खड़ा किया और इस वस्तु से इसका मैंने एक नाम रख दिया, मान लीजिए O, इसका मैंने नाम रख दिया। इस वस्तु से ढेर सारी किरणें निकलेंगी, ढेर सारी किरणें निकलेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ किरण ऐसे जा रहा है, 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 कुछ किरण ऐसे, यानी कि ढेर सारे किरणें निकल रही है। लेकिन हमें यहाँ पर उसी किरण को लेना है जो किरण की हमें ज़रूरत है। मान लीजिए मैंने एक किरण को लिया यहाँ पर, जो किरण यहाँ से चल कर के आई और इस दर्पण पर पड़ी। जैसा कि अभी देख रहे हैं डायग्राम में, एक किरण जो चल कर के आई यहाँ पर दर्पण पर पड़ी और दर्पण पर पड़ने के बाद इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं ये परावर्तन हो गया ये किरण। तो ये किरण आई थी, दर्पण से टकराई और दर्पण से टकराने के बाद इसका परावर्तन हो गया। परावर्तन होने के बाद क्या हुआ, ये जिस बिंदु पर टकराई यानी जिस बिंदु पर दर्पण से मिली, मैंने वहाँ से एक लंब डाला, यानी कि एक विशेष बिंदु पर ये पड़ी। उस विशेष बिंदु से मैंने एक लंब खींचा जिसका मैंने एक विशेष नाम दिया अभिलंब। अब यहाँ पर ना समझने वाली बात क्या है, जो किरण आई थी उस किरण का नाम होगा आपतित किरण, ठीक है। और जो किरण चली गई थी उसका नाम होगा परावर्तित किरण। ये दो बात आपने समझा, आई जो किरण आपतित किरण, जो किरण चली गई परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो मैंने लंब डाला उसका एक नाम हुआ अभिलंब, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं गौर से देखूं तो जितना डिग्री का कोण बनाकर किरण आई थी उतना ही डिग्री का कोण बनाकर किरण वापस चली गई। तो मान लीजिए इस कोण को हमने I माना और इस कोण को हमने R माना, ठीक है। इस कोण को हमने I माना, इस कोण को हमने R माना। तो कोण I का हमने नाम दिया आपतन कोण और कोण R का नाम दिया हमने परावर्तन कोण। तो यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई, कोण I आपतन कोण और कोण R परावर्तन कोण। अब यहाँ पर समझिएगा, जो बिंदु पर टकराया था उसका नाम तो मैंने डाल दिया आपतन बिंदु, ठीक है। और ये दर्पण का नाम है समतल दर्पण, ठीक है। अब अगर कल्पना किया जाए, कल्पना यानी कि क्वेश्चन भी कहता है जो समतल दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। अगर कल्पना किया जाए, अगर इसी वस्तु को अगर हम नीचे की ओर खींच कर लाते, इसी वस्तु को अगर हम नीचे की ओर खींच कर लाते और ये जो किरण जो है ना जैसे आई थी वैसे अगर चली गई, अगर कल्पना किया जाए जो ये किरण अगर ऐसे जाती, अगर ऐसे करके जाती तो ये किरण का इस वस्तु से मुलाकात होता क्या, इस वस्तु से मुलाकात होता ना जी। अगर मन में कल्पना किया जाए, अगर वस्तु को हम अगर ऐसे खड़ा करते, वस्तु को ऐसे खड़ा करते मान लीजिए, ठीक है, और ये किरण जो ऐसे परावर्तित हो गई, ये किरण ऐसे परावर्तित न होकर के ऐसे अगर परावर्तित होती तो ये
कहीं ना कहीं जाकर के इस वस्तु से मिलती तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण होता कि नहीं होता। तो यही हमको दिखाना था, जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। इसका भी हमने एक नाम रख दिया आर। तो यहाँ पर हमने प्रतिबिंब यहाँ पर इसका बना। चलिए व्याख्या की अगर मैं बात करूँ तो आप इसकी व्याख्या कुछ ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने किया है, जो माना कि एम डैश एक समतल दर्पण है, देख पा रहे होंगे एम और एम डैश एक समतल दर्पण है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एम और एम डैश एक समतल दर्पण है, ठीक है। तो एम डैश एक समतल दर्पण है। ओ एक बिंदु स्रोत है जहाँ से प्रकाश से निकल रही है, जिससे प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती है, परंतु चित्र में केवल 2 किरणों का पथ दर्शाया गया है। उनमें एक ओ एम दर्पण पर अभिलंब रूप से आपतित हो रही है, अतः वह उसी पथ एम ओ से वापस लौट जाती है। यानी कि एक किरण ये है जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा एक किरण, ये रहा, और जो है ना एक किरण आपका ये रहा, ठीक ना। तो यही बात हमने लिखा है यहाँ पर। दूसरी तिरछी किरण ए ओ दर्पण से परावर्तित होकर के ए बी दिशा में चली जाती है। दूसरी जो किरण है जो यहाँ से चली जाती है, ये रहा किरण ए और बी जो चली जाती है, ठीक ना। तो चली जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। परावर्तित होकर के दिशा में चली जाती है। हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि दर्पण से परावर्तित होकर के ये किरणें दर्पण से पीछे की ओर किसी एल बिंदु पर से आ रही है, अतः बिंदु एल जो है ना बिंदु स्रोत ओ का आभासी प्रतिबिंब है। एम ओ और एम एल की दूरियां मापने पर हम पाते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि एम ओ इक्वल टू एम एल, अर्थात हम कह सकते हैं यू इक्वल टू भी, ठीक ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए, क्योंकि इसकी व्याख्या मैंने किया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, यहाँ से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहेगा और कैसे आप समतल दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण कीजिएगा। उसके बाद आप फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है ना समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली टॉपिक की। तो हमारी अगली टॉपिक आता है जिसका नाम है, तो गाइज हमने जाना था गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक केंद्र होता है, जिस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते थे। जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए ये एक दर्पण है, ठीक है ना, ये गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग है, ठीक है ना, ये गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग है जिसको हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं ना। ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं ना। तो ये अवतल और उत्तल कट के कहाँ से आए? गोलीय दर्पण से। ये कटे हुए भाग है। मान लीजिए जो आप जो ये देख रहे हैं, इस रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष बोलेंगे, ठीक ना। ये प्रधान अक्ष जो है ना, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। इसका नाम हो गया वक्रता केंद्र और इसका नाम हो गया ध्रुव। ये मिलाने वाली रेखा को हम लोग वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक समानांतर यानी कि इसके ठीक समानांतर हमने एक प्रकाश को चलाया। इसके ठीक समानांतर हमने एक प्रकाश को क्या किया? चलाया। जैसे ही प्रकाश दर्पण पर आकर के पड़ी, तो पड़ने के बाद इसका परावर्तन होगा ना भाई, तो इसका परावर्तन हो गया और इसने परावर्तन करके क्या किया? प्रधान अक्ष को काटते हुए चला गया। यानी जैसे ही ये किरण समानांतर चल करके आई, दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद इसका परावर्तन हुआ और ये प्रधान अक्ष को काटते हुए चली गई। तो चलिए हम बारी बारी से इस डायग्राम को समझ लिए होंगे। ये अपना अवतल दर्पण है, ठीक ना। ये अपना वक्रता केंद्र है, इसको हम लोग ध्रुव बोलेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष के नाम जानेंगे। और ये एक समानांतर किरण है जो दर्पण पर आकर पड़ी और इसका परावर्तन हो गया, तो प्रधान अक्ष को काटते हुए चली गई, यानी फोकस से होकर के गुजर गई। किससे होकर के? फोकस से होकर गुजर गई। चलिए हम इसकी व्याख्या की मैं बात करूँ तो इसकी व्याख्या हम ऐसे करेंगे। अब चलिए ध्रुव के बारे में समझते हैं। ध्रुव क्या होता है? तो कहता है दर्पण से मुख्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मुख्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। वक्रता केंद्र की बात करूँ तो कहता है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण का जो है ना आधा भाग कट करके अलग हुआ है, लेकिन केंद्र कहीं नहीं गया है, केंद्र वहीं पर है। तो कहने का मतलब जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगली हम प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष के बारे में। तो कहता है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहा जाता है। यानी कि वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान
अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। बात करें अगर फोकस की तो कहता है मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। कहने का मतलब ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण चल रही है, ये किरण जो है दर्पण से टकराने के बाद जिस प्रधान अक्ष को काटते हुए जो चली जाती है, जिस बिंदु पर ये काट रही है उस बिंदु को हम लोग प्रधान अक्ष के नाम से ये फोकस के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगली चीज़ की, वक्रता त्रिज्या की। कहता है ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये ध्रुव हो गया अपना, ये ध्रुव हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया, इसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या के नाम से जानेंगे। ठीक है गाइज, चलिए बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट कहता है फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ये ध्रुव से फोकस की दूरी, ये अपनी ध्रुव हो गई और ये फोकस हो गई, इनके बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करेंगे, यानी फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको भी समझा। तो ये हो गए आपके गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में ना हमने फोकस के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, ध्रुव के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में, समांतर किरण के बारे में, प्रधान अक्ष के बारे में जाना। तो हमने इस पार्ट में हमने ये सारे चीज़ को हमने कवर किया। अब आपके जो इस पार्ट में रह रहे हैं, इस पार्ट में जो मुख्य क्वेश्चन रह रहे हैं वो बच रहे हैं आपके प्रमाणित करें 1/v + 1/u = 1/f, या फिर f = r/2 प्रमाणित करें। और समतल दर्पण में जो केस बनते हैं, जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वे सारे क्वेश्चन आपके बच रहे हैं। तो हम जब अब अगली जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इस सारी चीज़ को कवर करेंगे, यानी प्रतिबिंब का निर्माण हम कैसे कैसे होता है, ये प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। कुल 6 केस बनते हैं, आपको पता होगा। इन 6 केस के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे f = r/2 और दर्पण सूत्र। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो हो सके तो गाइज बिना शेयर किए हुए और बिना लाइक किए हुए मत जाना। और चैनल पे नए आए हैं और आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप क्लास 10th में हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो गाइज फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।